नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कलाम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्विज की। यहाँ कुछ क्वेश्चन के सामने होंगे और उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से डील करना है आपको एग्जाम में वो बताऊंगा मैं आपको। और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे ऑलमोस्ट जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए आपके साथ में। अब हम बात करते हैं क्विजेज़ की। तो पहला क्विज़ यहाँ पे आपके सामने है 10 रुपीज़ डैश टू मच फॉर द जॉब। तो सबसे पहले तो आप सोचिए इस बारे में कि क्या आना चाहिए। 10 रुपीज़ डैश टू मच फॉर द जॉब। तो कह रहा है कि इस जॉब के लिए 10 रुपये जो है वो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सीम का मतलब क्या होता है? बहुत, मतलब प्रतीत होना। सीम को आप अपीयर भी लिख सकते हो कि ऐसा लगता है, अपीयर होता है ऐसा कि ये ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीम्स लगाएंगे कि सीम। सोचिए इस बारे में कि क्या लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था इस बारे में आपको कि जब भी आपको इस प्रकार से दें तो आप ऐसा ना करें कि इसको देखकर सीधा यहीं पर अप्लाई कर दिया हमने। ऐसा नहीं करना आपको देखना है कि वास्तव में इसका जो टेल है, जो इसका पीछे का पार्ट है, वो आपको क्या संकेत दे रहा है कि क्या ये बता रहा है आपको कि सिंगुलर है या फिर ये बताना चाह रहा है कि प्लूरल है। ये देखें, ये पता लगाएं, उसके बाद में आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आगे वाला पार्ट बता रहा है टू मच। टू मच का मतलब मान के चलें कि जब मच आता है इसका मतलब हम बात ही अनकाउंटेबल की करते हैं। तो यहाँ बात काउंटेबल की तो है नहीं। जब बात अनकाउंटेबल की कर रहे हैं तो आपका आंसर यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल जो नाउन्स होती हैं उनको हमेशा हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि वो सिंगुलर है। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 10 रुपीज़ सीम्स। और मुझे आशा है कि आपका आंसर सभी का सही होगा। सीम्स आना चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके थे। मैंने कुछ एग्जांपल्स इसके लिए बताए थे आपको, और इनमें कई बार प्लूरल भी होता है, लेकिन वो पता तभी लगेगा जब पूरा सेंटेंस को आप पढ़ेंगे। तो रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, पढ़िए, बताइए। वन ऑफ द रीजन्स फॉर हिज डिमोशन डैश हिज केयरलेसनेस। ये यहाँ पे स्मॉल कर सकते हैं HIS। वन ऑफ द रीजन्स फॉर हिज डिमोशन डैश हिज केयरलेसनेस। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा कि उसके डिमोशन का कारण। डिमोशन समझते हैं, प्रमोशन के ऑपोजिट को हम क्या बोलते हैं? डिमोशन। तो उसके डिमोशन का जो कारण है, वो डिमोशन के कारणों में से एक कारण है उसकी लापरवाही। केयरलेसनेस लापरवाही को बोलते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है इज और एक है आर। तो देखिए क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा। वन ऑफ द रीजन्स फॉर हिज डिमोशन डैश हिज केयरलेसनेस। बिल्कुल जिस तरह से कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे पिछले क्लासेस में, उन्हीं को देखकर आपको इसका आंसर करना है। कहीं पर भी आप रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है कि यहाँ आपका आंसर सही आ जाए, लेकिन आगे कहीं पर आप गलती कर जाएं। तो यहाँ आप देखिए सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपको मिलेगा वन। ये सब्जेक्ट है, वन ऑफ द रीजन्स फॉर हिज डिमोशन। तो वन यहाँ पे सब्जेक्ट अगर है तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा इज। इज ही आएगा ना भी, वन सब्जेक्ट है तो इज आना चाहिए। भाई आप देखिए, ये कह रहा है रीजन्स तो बहुत सारे हैं। भाई मान लीजिए उसका डिमोशन हुआ तो रीजन्स तो बहुत सारे थे कि वो डिसऑनेस्ट पर्सन रहा होगा, वो पंक्चुअल नहीं रहा होगा, वो इरेगुलर रहा होगा, केयरलेसनेस भी है। तो उनमें से 4-5 कारण गिनाए और उनमें से एक कारण क्या है, तो एक के लिए हमें क्या लगाना है? इज। तो ये कारण है, यहाँ पे इज लगाने का, आर नहीं लगेगा। आया समझ में आपको? तो रूट हमने निकाला, रियल सब्जेक्ट हमने फाइंड आउट किया, हमने प्राप्त किया कि वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो फिर इसको देखकर हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जो कि इज है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2/3 ऑफ आवर वर्कर्स डैश इन विलेजेस। पढ़िए, समझिए और बताइए क्या आंसर आना चाहिए। जरा देखिए क्या आंसर आएगा यहाँ पे। 2/3 ऑफ आवर वर्कर्स डैश इन विलेजेस। कहना चाह रहा है कि हमारे वर्कर्स हैं। हमारे वर्कर्स तो बहुत सारे हैं। उन वर्कर्स में से कितने वर्कर्स की बात कर रहा है? 2/3। और मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया था आपको कि कहीं पर एरर ये भी हो सकती है कि 2/3 के स्थान पर यहाँ पे थर्ड दे दिया गया हो। अगर हम एस अप्लाई नहीं करते इसके अंदर तो भी इसमें एरर ही होता। तो थर्ड्स तो करना पड़ेगा, एस तो लगाना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ 1 होता
तो फिर ज़रूर आप ऐसा है कि एस हटा सकते थे, लेकिन 1 के अलावा कोई भी अगर कोई दे रखा हो नंबर आपको 2, 3, 4, तो आगे वाले पार्ट में आपको एस और एस जोड़ना पड़ेगा। तो कह रहा है हमारे वर्कर्स में से 2/3 वर्कर्स जो है गाँव में रहते हैं। मैंने इसके लिए आपको बताया था कैसे पहचान करनी है। आपको एक चीज़ देखनी है कि जो भी नाउन हो वो यहाँ पे देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये आप जज करेंगे कि दी गई नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर हमने निकाल लिया कि नाउन प्लूरल है, सपोज हमने देख लिया नाउन प्लूरल है ये वर्कर्स, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अगर नाउन यहाँ पे सिंगुलर होता तो वर्ब भी कैसी आती? सिंगुलर आती। समझ रहे हैं आप? बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपको इस तरह के फ्रैक्शन नंबर दे रखे हो, चाहे 2/3 हो या फिर यहाँ पे 1/3 आता या फिर यहाँ पे 3/4 आता या फिर यहाँ पे 4/5 आता, ऐसा कुछ भी होता, तो इसमें दी गई नाउन तो होती है प्लूरल, अगर तो आप लगाएंगे वर्ब प्लूरल, और अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। तो चूंकि यहाँ पे वर्कर्स हैं तो वर्कर्स प्लूरल है, तो इसको देखकर आप लगाएंगे लिव। ये नहीं लगा सकते आप, लिव्स नहीं लगा सकते। अब इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से लेकर जाएं तो देखो समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों हमने यहाँ पे इसको चुना है, क्यों हमने लिव किया। देखिए वर्कर्स की संख्या सपोज करें कि हमने ले ली कि वर्कर्स की संख्या है 90 में से 2/3 वर्कर्स जो हैं, तो 2/3 कितना हो गया इसका? ये हो गया आपका 60। ठीक है ना, ये 60 हो गया। तो 60 वर्कर्स जो हैं, 60 वर्कर्स कह रहा है कि गांव में रहते हैं, तो 60 डेफिनेटली मोर देन 1 की हम बात कर रहे हैं। और जब भी मोर देन 1 की बात करते हैं, एक से अधिक की बात करते हैं, इसका मतलब वो प्लूरल है। और प्लूरल अगर है तो अग्रीमेंट करवाने के लिए वर्ब भी कैसी लगाएंगे आप? प्लूरल लगाएंगे। समझ में आ गया ये वाला? तो हमने इस तरह से भी देख लिया और वैसे भी समझ लिया, कैसे भी मान लीजिए। आपको ये वाला ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। नेक्स्ट की बात करें, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास डैश पास्ट। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने पीछे देखा था। आप देखिए एक प्रश्न था 2 नंबर का, इसको अगर आप कंपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक वैसा ही है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास डैश पास्ट। हैज आएगा या फिर हैव आएगा? जरा सोचिए, बताइए। देखो यहां हमने, आप अगर बुक्स में पढ़ते हैं ये वाले बात, तो यहां ऐसा कुछ मिलता है आपको कि स्टूडेंट्स, नाउन तो यहां पे लगती है प्लूरल, नाउन तो कैसी लगती है? प्लूरल, और वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। ये बुक में दे रखा होता है आपको कि नन ऑफ द हो या वन ऑफ द हो या ईच ऑफ द हो या एवरी वन ऑफ द हो या समवन ऑफ द हो, ऐसा कुछ भी हो तो नाउन तो कैसी लगानी है? प्लूरल, और वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर। ये हमने डिस्कस किया है, मैं बता देता हूँ, किसी को नहीं मालूम हो तो आप ये बात नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपको कुछ ऐसा मिलता है वन ऑफ द, या फिर आपको मिलता है नन ऑफ द, या फिर आपको मिलता है ईच ऑफ द, या फिर मिले एवरी वन ऑफ द, या फिर मिल जाए एनी वन ऑफ द, अगर इनमें से कुछ भी आपको फ्रेज मिले, मैं इनको फ्रेज बोल रहा हूं क्योंकि फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज का मीनिंग क्या होता है ये भी आप समझ लीजिएगा। फ्रेज काफ़ी बार इंग्लिश में काम आती है। फ्रेज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। तो शब्दों का समूह है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, एक शब्द फिर दूसरा फिर तीसरा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, इसलिए फ्रेज कहा मैंने इसको। इसमें आपको किताब में जो लैंग्वेज मिलती है, बुक्स में जो लैंग्वेज मिलती है, वो कुछ ऐसी मिलती है कि नाउन तो लगाएंगे आप प्लूरल और इसके साथ वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। इस प्रकार से हम इसको लेकर चलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आने का कारण ये रहता है कि आप ये देखिए, वन, नन, ईच, एवरी वन, एनी वन, इन सबको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में हम बात किसकी कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए वन दे रखा है, यहाँ वन दे रखा है, ये हमने डिस्कस किया ही था। तो इस प्रकार से यहाँ पे बात ही हम कितनों की करते हैं? वी टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग। अगर सिंगल व्यक्ति की बात आप करते हो, सिंगल थिंग की बात करते हो, तो डेफिनेटली वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो आ जाइए हमारे कॉन्सेप्ट पर। क्या था प्रश्न? प्रश्न था नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास डैश पास्ट। तो यहाँ पे फिर से देखो, नन ऑफ द दे रखा है।
अब नन ऑफ द दे रखा है तो यहाँ पे नाउन तो लगा रखी है प्लूरल, जबकि हम देखेंगे इस रूट को और इसको देखकर वर्ब कैसे लगाएंगे सिंगुलर। अब मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि कुछ बुक्स में नन के कंटेक्स्ट में आपको ये भी मिल सकता है कि वर्ब प्लूरल भी सही हो, क्योंकि जो ग्रामेरियन हैं वो ये मानते हैं कि नन के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों सही होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, क्या चीज़ें समझनी है, तो वहाँ पे आपको सिंगुलर लगा के आना है। वैसे नन के साथ हैज़ है दोनों सही होते, तो नन को देखकर हमने लगाया यहाँ पे हैज़। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन है द मेजोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए ढंग से। द मेजोरिटी डैश मेड इट्स डिसीजन। मेजोरिटी ने अपना निर्णय ले लिया है। सेकंड अगला जो क्वेश्चन है द मेजोरिटी ऑफ आवर स्टाफ मेंबर्स डैश इन सिटीज। हमारे स्टाफ मेंबर्स की मेजोरिटी शहर में रहती है। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी और इसका ऑपोजिट क्या होता है? माइनॉरिटी। मेजोरिटी का ऑपोजिट क्या होता है? माइनॉरिटी। तो मेजोरिटी जो है उसने डिसीजन ले लिया है। यहाँ आपको एक ही चीज़ देखनी है, बहुत सिंपल सी, वो बात आप नोट करेंगे। पेन नोटबुक लेकर जरूर बैठे होंगे आप लोग। तो यहाँ एक बात नोट करेंगे, मेजोरिटी के साथ में आने को तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है और आने को वर्ब प्लूरल भी आ सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि इसके साथ जो नाउन है वो कैसी दे रखी है। क्या प्लूरल नाउन दे रखी है इसके साथ? अगर प्लूरल नाउन नहीं है तो आप वर्ब लगा देंगे सिंगुलर। अगर नाउन प्लूरल दे रखी है इसके आगे तो वर्ब लगा देंगे प्लूरल। तो यहाँ द मेजोरिटी डैश मेड इट्स डिसीजन, चूंकि यहाँ पर मेजोरिटी के बाद कुछ दे तो रखा नहीं है आपको, है क्या कोई नाउन यहाँ पे? यहाँ तो कोई नाउन है नहीं। जब नाउन नहीं है इसका मतलब आप लगा दीजिए यहाँ पे हैज। ये आपका आंसर आएगा। तो मेजोरिटी ने अपना डिसीजन ले लिया है तो यहाँ हैज, क्योंकि मेजोरिटी के बाद नाउन दे ही नहीं रखा आपको। अब दूसरे एग्जाम्पल जो इससे अगला एग्जाम्पल है द मेजोरिटी ऑफ आवर स्टाफ मेंबर्स डैश इन सिटीज। अब यहाँ देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये स्टाफ मेंबर्स अब की बार दे रखा है आपको, तो अब प्लूरल दे रखा है तो आप वर्ब कैसी लगाएंगे? प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? जब आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब आप फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब कैसी कहलाती है? सिंगुलर। तो फिर इसको ड्रॉप कर देंगे और लिव को हम यहाँ पे पिक करके यहाँ फिल करेंगे इसको। बात समझ में आई? मैं रिपीट कर दूं, आप ध्यान रखिएगा, इसका नोट भी कर सकते हैं अलग से। इस चीज़ को आप इसको अलग से नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी मेजोरिटी का प्रयोग हो, मेजोरिटी का प्रयोग हो और आगे आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन, भी काउंटेबल है तभी प्लूरल बनती है, सीधी सी बात है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसके साथ आप वर्ब प्लूरल लगा सकते हैं। अगर मेजोरिटी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है, फिर चाहे कुछ भी हो, वर्ब कैसी लगाते हैं? सिंगुलर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है। मेजोरिटी के साथ जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी तो हम वर्ब कैसी लगाएंगे? प्लूरल। और जब मेजोरिटी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं होगी तो वर्ब कैसी लगाएंगे? सिंगुलर। तो आ जाइए इस कॉन्सेप्ट पर फिर से। यहाँ मेजोरिटी के साथ कोई नाउन नहीं है तो वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। और यहाँ मेजोरिटी के साथ मेंबर्स दे रखा है तो नाउन कैसी, यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एवरी शर्ट टाई एंड कोट डैश फॉर सेल। एवरी शर्ट टाई एंड कोट डैश फॉर सेल। हर शर्ट टाई और कोट बिक्री के लिए है या सेल पर है, ये कह रखा है। अब यहाँ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे आप? इसके लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक बात समझ सकते हैं। मैं फिर से रिकॉल कर दूं चीज़ों को। आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी ऐसी स्थिति हो कि आपको ईच दे रखा हो या एवरी दे रखा हो, लेकिन ये उस सेंटेंस में क्या होने चाहिए? सब्जेक्ट। हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वर्ब किसको देखकर लगती है? हमेशा सब्जेक्ट को देखकर ही लगती है। तो ये सब्जेक्ट को देखकर ही लगाएंगे। और जब ये सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आएगी, चाहे फिर आपको इसके बाद में कुछ भी दे रखा हो, है ना। बताया था मैंने आपको कि ईच या एवरी जब सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं देन वी ऑलवेज हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। फिर हमें ये ध्यान नहीं रखना होता है कि इसके बाद में कितने शब्द जोड़ रखे हैं और क्या क्या जोड़ रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा होता है एग्जामिनर ने कि जैसे
हमने लिख दिया ईच स्टूडेंट और फिर लिख दिया मैंने एंड टीचर और फिर लिख दिया मैंने डैश इन जयपुर, ये लिख दिया मैंने। अब यहां आपको अगर फिल करना होता इज या आर में से तो आप क्या लगाते? तो आप लगाते यहां पे इज। आप अगर ये सोचने में लग जाएंगे कि यहाँ पे एक बार तो स्टूडेंट दिया हुआ है, एक बार टीचर दिया हुआ है, तो बेटा ऐसा सोचने से तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें अंग्रेजी में वो ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको रटना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ समझना है। समझना चाहिए, समझाता हूँ मैं आपको। और यहाँ भी समझाया था मैंने कि क्या कारण है सिंगुलर लगाएंगे, तो मैंने कहा था ये दोनों शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का हिंदी में मीनिंग होता है प्रत्येक, और प्रत्येक को जब डिवाइड करते हैं दो अलग अलग शब्दों में तो इसको बोलते हैं प्रति प्लस एक। तो जब प्रति प्लस एक है तो वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर, क्योंकि एक की बात हम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपने वर्ब देखनी है वो कैसी लगानी है? सिंगुलर। तो जब एवरी लग गया और पता लग गया आपको कि ये सब्जेक्ट के रूप में आ चुका है तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको सिंगुलर ही लगाएं। और सिंगुलर कौन सा है? इज। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इज आएगा। क्लियर है ये बात? अगले प्रश्न में आ जाइए। राहुल इज द ओनली वन ऑफ आवर एम्प्लॉयज हु डैश ऑलवेज अलर्ट। दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से पढ़िएगा। यहां तीन चीजें हैं, तीनों को ध्यान में रखिए। एक यहाँ पे वन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, एक यहाँ पे हु वाली बात है, एक यहाँ पे द ओनली है। ये तीन चीजें हैं, कंफ्यूज करेंगी चीजें ये। मैं इसके लिए बता दूं आपको, तो यहां देखो, इसको कुछ इस तरह से याद रखें आप। देखिए एक तो बताया था मैंने कि जब वन ऑफ द की जगह कई बार पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर की। तो वन ऑफ द भी हो सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसके बाद में हमने क्या सीखा? प्लूरल नाउन लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। ये रूल कैसे बना ये समझाया मैंने आपको। ये रूल ऐसे बनता है कि वन ऑफ द में ये जो ओ एफ है ये ग्रुप की डिमांड करता है, ये समूह की डिमांड करता है। जब ये समूह बताता है तो नाउन डेफिनेटली कैसी आएगी? प्लूरल। और यहाँ पे जो रूट है वो इसका वन है, वन को देखकर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो रूल कैसे बना वो बता दिया मैंने आपको। दूसरी बात, यहाँ पे एक ट्विस्ट ये होता है कि अगर बीच में हु आ जाता है या विच आ जाता है या दैट आ जाता है तो दोस्तों इनको हम ग्रामर की भाषा में बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जब रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो ऐसे केस में आप इनसे पहले आने वाले शब्द के अनुसार जो भी शब्द आएगा, सिंगुलर आता है कि प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर या फिर प्लूरल आ जाएगी। ये भी हमने डिस्कस किया था ना। और तीसरी बात, द ओनली जब लगता है, द ओनली लगता है तो फिर आपको ये वाली चीज याद नहीं रखनी है, इसको आप हटा दें और आपको वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर लगानी है। ये तीन चीजें याद रखें। लेट मी रिपीट। पहली चीज वन ऑफ द हो तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। सेकेंड थिंग, इफ वी हैव हु, विच और दैट एज रिलेटिव प्रोनाउंस देन वी हैव टू यूज प्लूरल और सिंगुलर एज पर द गिवन नाउन बिफोर देम। इनसे पहले क्या है उसको अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल लगेगा। बट इफ वी हैव द ओनली तो हमें इसको भूल जाना है एक बार और इसके साथ में वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर लगानी है। आप चाहें तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। एक एग्जांपल लिया मैंने, वन ऑफ द बॉयज ऑफ दिस क्लास, वन ऑफ द बॉयज ऑफ दिस क्लास डैश द ट्रुथ। और यहां मैंने आपके लिए दो ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन है स्पीक और दूसरा ऑप्शन है स्पीक्स। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज ऑफ दिस क्लास स्पीक और स्पीक्स द ट्रुथ। सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ द बॉयज हु डैश ट्रुथ डैश, या फिर मैं कह दूं इज नॉन टू मी। यहां फिर से आपके पास दो ऑप्शन है, स्पीक और स्पीक्स। समझने की कोशिश करना,
कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, लंबे समय तक याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। रटेंगे तो केवल आज और अब तक याद रहेगा, वीडियो के बाद अगर सोचेंगे तो याद नहीं आएगा। एक सेंटेंस और लिख दिया मैंने, जैसे ही इज द ओनली वन ऑफ दोज बॉयज, ही इज द ओनली वन ऑफ दोज बॉयज हु डैश द ट्रुथ। ये कुछ सेंटेंसेस हमने लिए और सब में आपके पास दो दो विकल्प हैं, वो सेम है, स्पीक है या फिर स्पीक्स है। ये देखना है आपको, समझ रहे मेरी बात। अब देखिए बेटा, यहां पर आप जब पहला देखते हैं सेंटेंस, उसमें हमने देखा कि भाई स्पीक आएगा कि स्पीक्स आएगा, तो मैंने बताया कि वन यहाँ पे रूट है, यही सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट यही तो बन रहा है। क्लास के लड़के हैं, लड़कों की संख्या मोर देन वन है, इट मीन्स इट इज प्लूरल। तो उन लड़कों में से एक लड़का सच बोलता है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन देन वी हैव टू प्लेस सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सी है, जिसमें एस और एस जुड़ा है, तो स्पीक्स को पिक करेंगे, ये आ जाएगा स्पीक्स। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। वन ऑफ द बॉयज हु डैश ट्रूथ इज नोन टू मी। वो लड़के, अब ध्यान से समझना, ये समझने वाली बात है कि रटने की जरूरत नहीं है कि हुआ जाता तो बीच में हमें बहुवचन ही लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं रटना है। यहाँ पे कह रहा है कि वो लड़के जो सच बोलते हैं, तो मैं पूछूं आपसे कि सच बोलने वाले लड़के एक है या फिर एक से अधिक है। वो लड़के जो सच बोलते हैं, तो आप कहेंगे सच बोलने लड़के तो बहुत सारे हैं, है ना। ये लड़के जो हैं, ये संबंध इससे है, इसका चाहे आप रूल वाइज समझेंगे तो भी आपको आ जाएगा आंसर। तो इसको देखकर हम क्या लगाते हैं, स्पीक, क्योंकि प्लूरल है बॉयज, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब स्पीक आएगी। लेकिन वैसे समझें आप इसको कि हम फिलहाल बात किसकी कर रहे हैं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं बॉयज की। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने बात किसकी की थी, वन की। यहाँ वन पे बात ही नहीं की अभी तक तो बात है उन लड़कों की जो सच बोलते हैं। फिर कह रहा है उनमें से एक लड़का मेरा जानकार है। सच बोलने वाले लेट्स से 10 लड़के हैं, 10 लड़कों में से एक लड़का मेरा जानकार है, तो एक के लिए तो इज आना चाहिए, तो ये इज आ रहा है। मेरी बात समझ में आई। फिर तीसरे सेंटेंस में आप आइए, ही इज द ओनली वन ऑफ दोज बॉयज हु डैश द ट्रुथ। अब ये कह रहा है कि वह एकमात्र वो लड़का है उन लड़कों में से। आने को तो खैर इसमें भी हु के साथ में, फिर आप हु को देखकर बॉयज देखोगे और फिर आपको प्लूरल लगाना पड़ेगा, स्पीक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आप करेंगे क्या, स्पीक्स, क्योंकि ओनली वन आया है। हम बात ही केवल एक लड़के की ही कर रहे हैं, भी वह वन ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों में से एकमात्र लड़का है जो सच बोलता है। एकमात्र के लिए यहाँ पे स्पीक्स आएगा। बात समझ में आई। द ओनली वाली चीज याद रखना, कहीं कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको ये प्रश्न पूछ सकता है। तो आ जाते हैं हम इस कॉन्सेप्ट पर कि राहुल इज द ओनली वन ऑफ आवर एम्प्लॉयज हु डैश ऑलवेज अलर्ट। कहना क्या चाह रहा है कि राहुल जो है वो हमारे एम्प्लॉयज में से एकमात्र एम्प्लॉय है जो कि हमेशा अलर्ट रहता है। तो यहाँ पे द ओनली को देखकर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे आप इज। अगर मान लीजिए द ओनली नहीं होता, सपोज ये नहीं होता, तो फिर क्या लगाते, यहाँ पे लगाना पड़ता आर, क्योंकि आपको देखना पड़ता हु से पहले एम्प्लॉयज है। और अगर ये हु नहीं होता और सीधा वाक्य वन ऑफ से ही स्टार्ट होता, फिर इस तरह से वाक्य होता, तो फिर वन को देखकर हम लगाते इज। तो ये तीनों चीजें 3 in 1 कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, ही इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स हु डैश इंक्रीजिंग द स्टाफ। वह उन मैनेजर्स में से एक है, वो मैनेजर्स जो कि स्टाफ इंक्रीज कर रहे हैं। समझिए ध्यान से, बताइए, जो हमने डिस्कस किया अभी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। वह उन मैनेजर्स में से एक है, वो मैनेजर्स जो कि इंक्रीज कर रहे हैं, फेवर करते हैं स्टाफ को इंक्रीज करने में। तो हु से पहले हमने देखा, यहाँ पे ये जो हु है, इससे पहले हमने देखा मैनेजर्स आ रहा है भी, जब इसमें ओनली वन तो आया नहीं है। सो अगर ओनली वन नहीं है तो डायरेक्टली हमें क्या करना है कि आपको देखना है कि हु, दैट और विच से पहले एंटेसिडेंट क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो संबंध बताता है अपने पहले वाले शब्द से, इसको एंटेसिडेंट बोलते हैं, पूर्वगामी शब्द बोलते हैं। पहले वाला शब्द होता है, पहले वाला शब्द मैनेजर्स है। मैनेजर्स को देखकर यहाँ पे क्या लगाएंगे, फेवर या फिर फेवर्स। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे लगाइए आप प्लूरल, क्योंकि मैनेजर्स कैसे हैं, प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेवर। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको।
वन ऑफ दोज दे रखा है मैनेजर्स, तो वह है, एक बात तो ये लड़का वह है। अब देखो वह उनमें से, उन मैनेजर्स में से, कितने मैनेजर्स हैं, बहुत सारे हैं। और मैनेजर्स कौन से हैं, वो मैनेजर्स जो कि फेवर करते हैं स्टाफ को इंक्रीज करने में, वह उनमें से एक है, ये कहना चाहता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको हु को देखते हुए फेवर लगाना पड़ेगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स डैश नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ माई लाइकिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। सो ये क्या कहना चाहता है, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये दो सब्जेक्ट हैं, एक गणित है एक अर्थशास्त्र है, दोनों ही सब्जेक्ट मेरे पसंद के विषय नहीं हैं। एक अच्छी सी फ्रेज बताऊं आपको मैं, इसके लिए काम आ सकती है, क्योंकि आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक फ्रेज के बारे में। एक फ्रेज होती है कप ऑफ टी, कप ऑफ वंस टी, ठीक है। इसका मतलब होता है पसंद की वस्तु होना, पसंद की चीज होना। इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी, इंग्लिश में मैं इंटरेस्टेड हूँ। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है। तो जो लाइकिंग में है उसके लिए कप ऑफ टी आ जाएगा। जो आपकी लाइकिंग नहीं है, इफ यू डू नॉट लाइक एनीथिंग, सो उसके अंदर नोट लगा दीजिएगा, इतनी सी बात है। तो यहाँ ऐसे भी हो सकता था, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी, हो सकता था ना। अब यहाँ देखो, अगर दोस्तों आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये सब्जेक्ट के नाम हैं, ये सब्जेक्ट के नाम हैं मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो इनके साथ में जो वर्ब लगाते हैं आप सिंगुलर लगाते हैं। लेकिन देखिए सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे, हम अगर एक ही सब्जेक्ट बात करते हैं, अगर ये आगे वाला पार्ट नहीं होता सपोज, तब तो ठीक है, मैथमेटिक्स को देखकर इज लगाना था हमें। मैंने आपको बताया क्या था, मैं रिकॉल करता हूँ कि जब मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, सिविक्स हो, पॉलिटिक्स हो, जब तक इनका मीनिंग वही है जो होना चाहिए, जैसे इसका मतलब गणित है, इसका मतलब अर्थशास्त्र है, तो तब तक तो क्या है, सिंगुलर, क्योंकि हम बात किसकी करते हैं, एक सब्जेक्ट की। लेकिन अगर इनका मतलब सब्जेक्ट ना होकर मैथमेटिक्स का मतलब निकले कैलकुलेशन, क्या मतलब निकल जाए, कैलकुलेशन, और इकोनॉमिक्स का मतलब निकल जाए आर्थिक क्रियाएं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी निकल जाए, और स्टैटिस्टिक्स का मतलब निकल कर आए आंकड़े, डेटा, तो ऐसे कंडीशन में प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। ये हमने डिस्कस किया है, पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, एंड वाले कौन को रिकॉल कर सकते हो, एंड जोड़ता है, सब्जेक्ट की संख्या कितनी हो गई है, 2। जब सब्जेक्ट 2 हैं इसका मतलब सब्जेक्ट कैसे हैं, प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। बात समझ में आएगी आपको, यहाँ पे आर क्यों आया, क्योंकि हम 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। द पब्लिक ऑफ अ स्टेबल एंड सेंसिटिव गवर्नमेंट, ध्यान से करिएगा, द पब्लिक डैश अ स्टेबल एंड सेंसिटिव गवर्नमेंट। स्टेबल का मतलब स्थिर, ठीक है ना, स्टेबल का मतलब स्थायी, स्थिर। तो पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को चाहिए एक स्थिर और एक संवेदनशील सरकार, एक स्थायी सरकार चाहिए, संवेदनशील सरकार चाहिए। संवेदनशील का मतलब है जब वो दुख में हो जनता, तो जनता का दुख समझने वाली सरकार चाहिए। वांट आएगा कि वांट्स आएगा, तो वांट तो कैसी क्रिया है, प्लूरल, और ये कैसी क्रिया है, सिंगुलर। देखो देखिए क्या आना चाहिए, द पब्लिक को देखकर वांट या वांट्स। तो दोस्तों पब्लिक जो है वो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव है ना भी, एक एक पर्सन जुड़कर पब्लिक बनेगा। तो पब्लिक कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे आपको ये जज करना है कि ये जो नाउन है वो कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कलेक्टिव नाउन किससे बनती है, हमने डिस्कस किया था कलेक्टिव नाउन का रूट क्या होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से बनती है कलेक्टिव नाउन, बताया था मैंने आपको, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉमन नाउन से क्या बनती है, कलेक्टिव नाउन बनती है। आपको ये देखना होता है कि कॉमन नाउन के रूप में बिहेव कर रही है, मतलब पब्लिक जो है अलग अलग हैं, सारे व्यक्ति जिससे मिलकर बना है वो सब चीज़ें, सब व्यक्ति अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग उनकी पसंद है ना, या फिर वो सब के सब सामूहिक रूप से एक ही बात कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही पसंद है, एक ही चीज़ पर फोकस है। तो आप कहेंगे कि पब्लिक यहाँ पे फोकस एक ही चीज़ पे कर रही है, पूरे पब्लिक को। मान लीजिए पब्लिक में 100 लोग हैं, इन 100 का लक्ष्य क्या है कि सरकार हो उनकी स्टेबल और गवर्नमेंट सेंसिटिव भी हो। समझ रहे हो, गवर्नमेंट सेंसिटिव भी हो और स्टेबल भी हो, ये चाहते हैं 100 पीपल, 100 पर्सन्स। अगर ये चाहते हैं कि सरकार स्टेबल हो और सेंसिटिव हो, इसका मतलब ये सबके सबकी चाहत एक है। जब सबकी चाहत एक है, सबकी दिशा एक है, सब फोकस्ड एक चीज पर हैं, तो वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। और चूंकि एस और ईएस जोड़कर वर्ब को क्या बनाते हैं, सिंगुलर, तो यहाँ पे आएगा वांट्स।
अगर यही पब्लिक अलग अलग काम करती, सबकी चाहत अलग अलग होती, तो हम लगाते वांट। क्वेश्चन नंबर 12, अ 70% मेजोरिटी डैश द टैक्स लिमिट टू बी इंक्रीज्ड। रिकॉल करिए उस चीज को जहां पर हम मेजोरिटी में आए थे, आपको याद आ जाना चाहिए। देखो यहां पे मेजोरिटी वाला एक सेंटेंस हमने डिस्कस किया था, ये वाला सेंटेंस देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था मेजोरिटी की में क्या था, देखिए एक बार फिर से। मैंने कहा था मेजोरिटी के साथ में अगर आपको प्लूरल नाउन दे रखी है तो वर्ब लगाएंगे प्लूरल, अगर सिंगुलर नाउन है या नाउन नहीं है तो वर्ब कैसे लगाएंगे सिंगुलर। इसके लिए मैंने समझाया था कि मेजोरिटी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन देन प्लूरल वर्ब विल बी देयर, मेजोरिटी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है देन सिंगुलर वर्ब विल बी देयर। इसी को देखते हुए आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। अब देखिए क्वेश्चन आपका, इसमें आपको करना है क्या, यहाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अ 70% मेजोरिटी डैश द टैक्स लिमिट टू बी इंक्रीज्ड। 70% जो लोग हैं, 70% बहुमत है लोगों का, वो चाहता है कि टैक्स लिमिट को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्लूरल नाउन तो है नहीं पूरे सेंटेंस में। जब प्लूरल नाउन नहीं है तो वर्ब कैसी लगाएंगे सिंगुलर, और अगर सिंगुलर लगाएंगे तो वर्ब कैसी आएगी वांट्स। क्या नहीं आएगी, वांट नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर, समझ में आ रही मेरी वाली बात। आगे आ जाएं फिर। फायर इज वन ऑफ दोज फिल्म्स विच डैश कोज्ड द रिसेंट कंट्रोवर्सी। फायर फिल्म का नाम है, आग। इज, अब हो सकता है हॉलीवुड मूवी हो तो फायर को फायर ही पढ़ा जाए, अगर बॉलीवुड है तो इसको फायर को आग, खैर नाम है तो फिर आग ही लिखा होता फिर तो फायर इज वन ऑफ दोज फिल्म्स विच डैश कोज द रिसेंट कंट्रोवर्सी। तो फायर उन फिल्मों में से, उन फिल्म्स में से एक है, वो फिल्म्स जिन्होंने रिसेंट कंट्रोवर्सी को क्या किया, कोज किया, जिसके कारण हाल ही में विवाद भड़के। विवाद किन कारणों से हुआ, उन फिल्मों के कारण जिनमें से एक यहाँ पे आग भी है। तो क्या हम फायर की बात कर रहे हैं इस ब्लैंक के जरिए, या हम फिल्म्स की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वो वाला पहले वाला जो चीज़ थी हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने यही देखा था कि जब दैट लग रहा था बीच में, या हु लग रहा है या विच लग रहा है, तो पहले वाली चीज़ को देखा जाता है। पहले वाली चीज़ यहाँ पे फिल्म्स है, फिल्म्स यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी प्लूरल, और अगर वर्ब प्लूरल लगानी है तो आपका आंसर क्या आएगा हैव। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैव। आया मेरी बात समझ में अच्छे से। तो विच से पहले एंटेसिडेंट देखा फिल्म्स, तो उन फिल्म्स में से वो फिल्म्स जिन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, उन फिल्म्स में से एक फिल्म का नाम फायर भी है। मान लीजिए कुछ मूवीज़ थी, मैं नाम दे रहा हूँ कि ABCDEF, कुछ मूवीज़ के नाम हैं। अब इनमें से इन फिल्म्स ने क्या किया, इन सब फिल्म्स ने कंट्रोवर्सी कोज की, इन सब फिल्म्स के कारण कंट्रोवर्सी यहाँ पे भड़की, और इनमें से एक फिल्म का नाम बता दिया कि ये फिल्म है फायर। सपोज कोई भी नाम बता दिया, ये फिल्म का नाम है, तो ये कहानी इसके अंदर दे रखी है आपको। अगले क्वेश्चन में आ जाएं। मोर पर्सन्स देन वन डैश बीन इन्वॉल्व इन दिस क्वेरल। क्या कहना चाह रहा है कि मोर पर्सन्स देन वन बीन इन्वॉल्व इन दिस क्वेरल, इस झगड़े में, क्वेरल का मतलब झगड़ा, झगड़े के लिए कुछ वर्ड्स और लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ऑल्टरकेशन, लिख लीजिएगा, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। आप लिख सकते हैं बिकरिंग, झगड़ा। आप लिख सकते हैं स्ट्राइफ, STRIFE, झगड़ा। ठीक है ना, ये सब लिख लीजिएगा। ऑल्टरकेशन हो सकता है, इसके अलावा बिकरिंग हो सकता है, स्ट्राइफ हो सकता है, ब्रॉल भी हो सकता है। ये सब झगड़े के लिए काम आने वाले वर्ड्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा झगड़ालू होता है, उसके लिए एक वर्ड बोल सकते हैं आप पगनेशियस, PUGNA, CIOUS, पगनेशियस, झगड़ालू होता है। क्वेरलसम होता ही है, QUARRELSOME का क्वेरलसम, ये भी झगड़ालू होता है। ठीक है ना, तो ये झगड़ालू के लिए काम आने वाला वर्ड है, अच्छा वर्ड है, काम आने वाला वर्ड है।
अच्छा, एक बात और बता दूं मैं साथ साथ में, चूंकि हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं इस चीज़ को, तो एक बात और नोट कर लेना कि ये जो वर्ड है ऑल्टर, ALTER, इसका मतलब होता है चेंज करना, CHANGE। इसका मतलब है चेंज करना, बदलना। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब बदलना। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है ALTER, अल्टार। इसका मतलब होता है ऑफरिंग प्लेस। ऑफरिंग प्लेस, जहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है मंदिरों में, जहाँ पर ऑफरिंग जो भेंट हमारी है उसको हम देते हैं, तो उस स्थान को बोलते हैं क्या? अल्टार। याद रखना। तो हमने यहाँ पे शुरू किया कि देखो यहाँ क्वेरल वर्ड था। क्वेरल वर्ड देखते ही कुछ वर्ड्स बताए मैंने, ऑल्टरकेशन, बिकरिंग, स्ट्राइफ एंड ब्रॉल। इन सब का मतलब झगड़ा होता है। पग्नेशियस है, ये झगड़ालू होता है, ठीक है। क्वेरलसम का झगड़ालू होता है। ऑल्टर शब्द अकेला है तो इसका मतलब चेंज होता है। अल्टार का मतलब होता है ऑफरिंग प्लेस। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। हमारे प्रश्न पे लौटते हैं। क्वेश्चन है मोर पर्सन्स देन वन डैश बीन इन्वॉल्व इन दिस क्वेरल। तो एक से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं। आपको याद आ रहा हो तो मैंने डिस्कस किया था इस चीज़ को। देखो मैंने बताया था कि अगर मोर के बाद मोर देन वन ऐसा दे रखा है, या फिर मैंने कहा था कि मोर देन टू या मोर देन थ्री, इस तरह कुछ दे रखा है, या फिर मोर फिर उसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद देन वन ऐसा दे रखा है। ये कुछ चीज़ें हमने बात की थी, ठीक है भाई। मोर दे रखा हो, फिर मोर देन वन हो, या फिर मोर देन 2 3 4 ऐसा हो, या फिर आपको मोर के साथ पहले प्लूरल नाउन और फिर देन वन दे रखा हो, तो क्या बताया था ज़रा बताना। इसके साथ में वर्ब बताई थी मैंने सिंगुलर, अगर आपको याद आ रही हो। इसके बाद में वर्ब बताई थी मैंने प्लूरल, और इसके बाद में भी वर्ब बताई थी प्लूरल। शायद अच्छे से याद आ रहा होगा, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, याद आ रहा है। फिर मैंने आपको ये भी कहा कि इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट काम करता है, नाउन कैसी है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल। ये हमने कुछ बातें की थी, याद आ रहा है आपको। नाउन कैसी है वो हमें फोकस करना है। तो उस प्रश्न को देखकर किसी को नहीं पता हो तो ये नोट कर लीजिएगा बात, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। ये बता चुका हूं मैं पिछले सेशंस में। और इस प्रश्न में आप देखेंगे, जो ये पहला क्वेश्चन था इसका, इसमें देखेंगे आप तो मोर पर्सन्स देन वन। तो यहाँ नाउन कैसी है, फटाफट बताएं। देखिए नाउन कैसी है, कैसी नाउन है? प्लूरल है। पर्सन्स तो फिर वर्ब कैसी आ जाएगी? हैव। ये नहीं लगा सकते, सिंगुलर है। आया बात समझ में? बहुत ही सिंपल हो गया। इससे अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15, 5 टाइम्स 4 डैश 20। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक स्पेलिंग भी बताई थी मैंने कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। कौन सी स्पेलिंग बताई थी? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, ARITHMETIC। और मैंने इसके लिए कहा था ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जो होती हैं इनमें आप ले सकते हैं कौन से? जोड़, बाकी, गुणा, भाग। याद आ रहा है कि इनमें से कुछ भी आपको करना हो तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो क्या हम यहाँ सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? देखना, 5 टाइम्स 4 20 गुणा कर रहे हैं, है ना। 5 गुणा 4 20, यही तो कर रहे हैं। तो ये गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज। आर नहीं आ सकता, इज आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला, द मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब क्या है? मिसचीफ का मतलब होता है शरारत। नोट करेंगे आप, मिसचीफ का मतलब होता है शरारत। और याद रखना, मिसचीफ का मिसचीफ्स नहीं बनता, मतलब एस नहीं जुड़ता, मतलब प्लूरल नहीं बनता, तो ये सिंगुलर ही रहता है हमेशा। तो आप ये भी नोट करिएगा कि ये हमेशा सिंगुलर रहता है। जब ये हमेशा सिंगुलर रहता है, मिसचीफ अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब कैसी लगनी है? सिंगुलर। तो पढ़ के देखो कि सब्जेक्ट क्या है इसका। अनपार्डनेबल क्या होता है? पार्डनेबल क्या होता है?
क्षमा करने योग्य, पार्डन का मतलब क्षमा। एबल लगता है, एक बात बता दूं आपको, बीच बीच में कुछ चीज़ें बताई है मैंने अच्छी चीज़ें जो आपके एग्जाम में बहुत साथ देगी आपका। ABLE, जिस शब्द का एंड ABLE से होता है वो शब्द एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। कौन से शब्द? जिन शब्दों के एंड में ABLE होगा वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे ABLE दे रखा आपको लास्ट में, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। और पार्डन का मतलब होता है क्षमा, पार्डनेबल का मतलब होता है क्षमा करने योग्य। क्या होता है? क्षमा करने योग्य। और अनपार्डनेबल का मतलब क्या होता है? क्षमा करने योग्य जो ना हो। ठीक है ना, अनपार्डनेबल क्या होता है? जो क्षमा करने योग्य ना हो। तो क्या कह रहा है? जो शरारत उसके द्वारा की गई थी वो क्षमा करने योग्य नहीं है। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि भी क्षमा करने योग्य क्या नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है जो क्षमा करने योग्य नहीं है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे मिसचीफ। और जैसा कि मैंने कहा कि मिसचीफ जो है वो कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल। तो क्या मानना है? सिंगुलर। सिंगुलर मानना है तो वर्ब कैसी लगाओगे? सिंगुलर वर्ब। तो कौन सा लगा देंगे? आप लगा देंगे इज। यहां पे आंसर आएगा इज। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल का मतलब होता है मवेशी। कैटल मतलब मवेशी, ये गाय भैंस बकरी सब इसी में आ गए। ये वर्ड कैसा है? ये नाउन कैसी है? देखो कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो लगती तो हैं देखने पर कि वो सिंगुलर हैं, लेकिन दोस्तों ये केवल एक भ्रम है, ये नाउन्स प्लूरल होती हैं। इसके लिए मैं चर्चा बता देता हूँ, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। देखिए कुछ नाउन्स जैसे कैटल या फिर पीपल या फिर क्लर्जी या जेंट्री या पीजेंट्री या वर्मिन, पहले समझिएगा उसके बाद मैं टाइम दूंगा नोट करने का, तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। पुलिस, चिल्ड्रन, इसी तरीके से कैवेलरी का प्रश्न आता है, इन्फेंट्री का प्रश्न आता है। ठीक है, इसी तरीके से एक प्रश्न आपके आता है इसमें इलेक्टोरेट का। ये जो नाउन्स लिखी हैं वो सब की सब कैसी हैं? सिंगुलर हैं, सॉरी प्लूरल हैं। देखने पे कैसी लगती हैं? सिंगुलर। अब देखने पर लगने का मतलब क्या है? आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क पुट हो रहा होगा कि देखने पर लगता है, इसका मतलब क्या है? तो बेटा देखने का मतलब ये है कि हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी नाउन के साथ में अगर एस या ईएस जोड़ा हुआ है तो वो तो हम कंसीडर करते हैं प्लूरल, और जिसके साथ में एस या ईएस नहीं है उसको हम मान लेते हैं कि सिंगुलर है। इसलिए मैंने कहा कि देखने पर लगते हैं सिंगुलर, क्योंकि किसी भी नाउन के एंड में एस या ईएस नहीं है, है ना। इनमें से कोई भी नाउन ऐसी नहीं है जिसके लास्ट में एस और ईएस हो। इनके मतलब क्या है? ये तो होता है मवेशी, ठीक है, ये होते हैं लोग, ये होते हैं पादरी जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं उनको बोलते हैं, ये होते हैं सज्जन लोग, बिल्कुल आपकी तरह जेंटलमैन, सज्जन लोग। ये होते हैं किसान, पीजेंट्री, किसान का ग्रुप होता है, किसान लोगों को बोलते हैं। ये होते हैं कीट, वर्मिन, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने सुना होगा लोकस्ट का इन्वेजन हुआ है, अभी टिड्डी दल का हमला हुआ है फसलों पर, आपने सुना होगा न्यूज़ में। वर्मिन भी क्या करते हैं? फसलों को नुकसान पहुंचाने, कीटों को ही बोलते हैं। ये पुलिस बोलते हैं इसको, जिसको आप पुलिस महाराष्ट्र में पुलिस बोलते हैं, तो ये पुलिस है, प्लूरल है। चिल्ड्रन का बच्चे होते हैं, पता ही है आपको। ये होते हैं घुड़सवार सैनिक, कई बार वन वर्ड में पूछते हैं इस प्रश्न को। घोड़े पे सवार जो सोल्जर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? कैवलरी। ये होते हैं पैदल सैनिक, पैदल सैनिक को बोलते हैं इन्फेंट्री। ये होते हैं मतदाता, मतदाता को बोलते हैं इलेक्टोरेट, ठीक है, पीपल हु कास्ट वोट। अब ये सब के सब कैसे नाउन हैं? प्लूरल हैं, तो इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी? सीधी सी बात है, वर्ब भी कैसी लगानी है? प्लूरल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सभी नाउन्स कैसी बताई हैं मैंने? जो देखने पर लगती हैं प्लूरल, सिंगुलर होती हैं प्लूरल, प्लूरल होती हैं, इसका मतलब आपको वर्ब लगानी है प्लूरल। Since these nouns do not have s or es with them, that is why they are considered singular noun, but actually they are plural.
दैट इज़ वाई दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स विद दैम। हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी है इनके साथ में, क्योंकि ये प्लूरल हैं, इनका जो नेचर है वो प्लूरल जैसा होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। कैटल की बात हम कर रहे थे, तो कैटल में देखो क्या आएगा, कैटल प्लूरल है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर। तो कह रहा है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेज का मतलब होता है चराना। ठीक है, तो कैटल जो है वो चर रहे हैं फील्ड में, खेत में, ये कहना चाह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो वेयर डैश द टोंग्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको अच्छे से, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चिमटा कहाँ है, टोंग्स का मतलब क्या होता है, चिमटा। चिमटा कहाँ है दोस्तों, चिमटा वैसे तो एक ही वस्तु है, लेकिन आप देखें कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो देखने पर लगती हैं प्लूरल हैं, क्योंकि SEIS है और ये वास्तव में बिहेव भी ऐसे ही करती हैं, इनके साथ में वर्ब भी वैसी ही लगती है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, वेयर आर द टोंग्स। अब देखें यहाँ पे कुछ नाउन्स जो ऐसी कैटेगरी में आती हैं, टोंग्स के अलावा बता रहा हूँ, तो टोंग्स तो पहले नोट कर ही सकते हैं आप। इसके अलावा मैं वो नाउन्स लिख रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आती हैं, बार बार में एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पिंसर्स होता है, एक प्लायर्स होता है, इसके अलावा स्लीपर्स कर सकते हो, शूज़ कर सकते हो, सॉक्स कर सकते हो, इसके अलावा आप कर सकते हैं सीजर्स, कैंची जो होती है, एक आप कर सकते हैं शीयर्स, ग्लासेस कर सकते हैं, ग्लासेस। इसके अलावा आप कर सकते हैं इसमें जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ये सब के सब देखने में लगते हैं प्लूरल हैं और ये प्लूरल ही होते हैं। स्पेक्टिकल्स भी आ सकता है, थैंक्स, आर्म्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं वो लिख रहा हूँ जो अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ और भी होते हैं, मैं लाइन इसलिए खींची है ताकि थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। यहाँ कुछ चीज़ें हैं, हालांकि चीज़ें सेम हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं आपको। बाकी सब में जैसे थैंक्स है या फिर आर्म्स हैं, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर्स हैं या अमेंड्स हैं। तो ये एक्चुअली कैटेगरी क्या है, देखो वर्ड की कैटेगरी समझनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये वर्ड्स आ जाएंगे सब्जेक्ट के रूप में तो क्या करना है ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ आपको समझना ये है, मैंने जो लाइन जहाँ तक खींची है, यहाँ तक के जो वर्ड्स हैं, इन सब की एक खास बात देखो कि सब के सब आप देखेंगे दो दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि से चिमटा, चिमटा आप जानते हैं, इमेज जैसे ही माइंड में आएगी पता लगेगा दो पार्ट है। पिंसर्स संडासी को बोलते हैं, पिंसर्स संडासी, ये सब किचन में काम आने वाले आइटम्स हैं। प्लायर्स का मतलब प्लास होता है, प्लास समझते हो, प्लास, हथौड़ा, की, सब काम आते हैं ना चीज़ें। स्लीपर्स चप्पल को बोलते हैं, शूज जूतों को बोलते हैं, ये मोजों को बोलते हैं। ये कैंची होती है, सीजर्स, काफ़ी बार प्रश्न आता है सीजर्स का। ये बड़ी कैंची होती है, शीयर्स जो होता है वो कैसी कैंची, बड़ी कैंची। अब ये तो क्या है, कपड़े कतरने के लिए, कपड़े काटने के लिए काम आ जाए, लेकिन नीचे वाली जो कैंची है शीयर्स, ये भेड़ के बाल काटने या पौधों की कटाई करने के लिए काम आ जाए। इधर ग्लासेज या चश्मे को बोलते हैं, जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर, स्पेक्टिकल्स भी चश्मा होता है। थैंक्स का पता है, धन्यवाद को बोलते हैं। आर्म्स का मतलब भीख होता है, आर्म्स का मतलब भिक्षा। पर्टिकुलर्स का विवरण होता है। अमेंड्स का मतलब संशोधन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये आपको मैं इतना सा बताना चाह रहा हूँ, इतना समझाना चाह रहा हूँ कि पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ये काम की चीज़ें हैं। और इसी में देखो टोंग्स का प्रश्न आपके दे रखा है आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सब के सब देखने पे लगते हैं प्लूरल, क्योंकि दे हैव एस और ईएस विद देम, और जैसे दिख रहे हैं वैसा ही काम भी करते हैं। इफ़ दे आर लुकिंग लाइक प्लूरल्स देन वी हैव टू यूज देयर प्लूरल वर्ब। तो वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल ही आती है। अब कई बार रटने की कोशिश करते हैं हम लोग, कई बार हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ दे रखा होता है अ पेयर ऑफ टोंग्स, अ पेयर ऑफ पिंसर्स, अ पेयर ऑफ प्लायर्स, ऐसा दे रखा होता है। मान लो एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे दे दिया आपको अ पेयर ऑफ शूज डैश देयर, ये लिख दिया।
मैंने आपको सिखाया कि शूज हो तो कैसी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, एक इज हो और एक आर हो, कैसी वर्ब लगाएंगे? यहाँ पे इज आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने शुरुआत वाले दिन से कहा था कि व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, आपको हमेशा फाइंड आउट करना है कि रियल सब्जेक्ट क्या है। रियल सब्जेक्ट यहाँ पे अपेयर है, ये सब्जेक्ट है। और जब अपेयर सब्जेक्ट है तो इसको देखकर तो सीधी सी बात है वर्ब भी कैसी आनी है, सिंगुलर ही आनी है, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे वर्ब ही सिंगुलर आएगी, आपको शूज को देखकर नहीं लगाना है, अपेयर को देखकर लगाना है। बात समझ में आ गई? तो वो सब्जेक्ट ही चेंज हो गया तो बात अलग है, सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है तो फिर आपको देखना है कि शूज के साथ में आपको वर्ब कैसे लगानी है, प्लूरल। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, उस पर लौटते हैं हम। टोंग्स की बात हम कर रहे थे, वेयर डैश द टोंग्स, तो टोंग्स का क्या लगेगा? आर, क्योंकि अभी तक तो सब्जेक्ट यही है, टोंग्स ही सब्जेक्ट है। अगर टोंग्स की जगह मैंने लगा दिया होता अपेयर ऑफ, तो फिर आप क्या लगाते? इज लगाते। क्वेश्चन नंबर 19, द अमाउंट ऑफ मनी डैश नॉट सफिशिएंट। क्या बोलना चाह रहा है? सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पहचाने, आपका आंसर निकल आएगा। ज़्यादा कुछ विशेष या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। कह रहा मनी का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, पैसों की मात्रा है वो सफिशिएंट नहीं है। किसकी मात्रा, क्या चीज़ कर रहा है? अमाउंट, ये सब्जेक्ट है। अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो आप याद रखना कि जब भी आप अमाउंट की बात करोगे, इस बात को याद रखना कि जब भी आप बात करोगे अमाउंट की या फिर बात करोगे आप क्वांटिटी की, तो ये दोनों शब्द ही कैसे होते हैं, ये दोनों शब्दों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि अनकाउंटेबल हैं। कैसे शब्द हैं? अनकाउंटेबल। जब आप क्वांटिटी की बात करते हो, जब आप अमाउंट की बात करते हो, तो ये कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। अगर ये अनकाउंटेबल हैं तो फिर आपको वर्ब कैसी लगानी है? वर्ब लगानी है यहाँ पे सिंगुलर। सिंगुलर लगाओगे तो आपका आंसर आ चुका है, क्या कर देंगे? इज। तो यहाँ आंसर करेंगे इज। क्लियर है बेटा? अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। शी इमीडिएटली क्विट द जॉब। याद रखिए क्विट जो है उसकी अगली दो फॉर्म्स जो होती हैं वो भी सेम होती हैं, क्विट क्विट क्विट। फर्स्ट फॉर्म भी क्विट, सेकंड फॉर्म भी क्विट और थर्ड फॉर्म भी क्विट। आपको याद दिला दूं मैं इस क्विट का मतलब क्या है। देखो तीन चीज़ें हैं वो याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये वर्ड। एक वर्ड होता है क्विट, एक वर्ड होता है QUIET क्वाइट, और एक ये वर्ड होता है QUITE क्वाइट। ठीक है, ये जो होता है इसका मतलब होता है छोड़ना, QUIT का मतलब क्या होता है? छोड़ना। ये जो वर्ड है मतलब होता है शांत, और इसका मतलब होता है बिल्कुल, जो कि एक एडवर्ब है। क्वाइट है वो एक एडजेक्टिव है, और ये वाला ये एक वर्ब है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो वहाँ पे एक सीन था, वायरस, आप थोड़ा सीन अगर याद कर रहे हो, वायरस नाम का एक व्यक्ति था, वहाँ पे वायरस नाम निकाला गया था एक्चुअल में, जो डीन था, प्रोफेसर था कॉलेज का। वहाँ पे क्विट, एक लड़का आत्महत्या करता है और लिख के जाता है आई क्विट। तो ये है हार मानना, छोड़ना। इससे भी ज़्यादा आप एक भारत छोड़ो आंदोलन आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, याद आ रहा हो तो आपको। तो इसका मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि क्विट का मतलब क्या होता है। तीनों फॉर्म इसकी सेम होती है, वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, ये एडजेक्टिव होता है और ये एडवर्ब होता है। तो क्विट का मतलब है छोड़ना। तो यहाँ आ जाइए क्वेश्चन पर, शी इमीडिएटली क्विट द जॉब, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है ये। मुझे कैसे पता लगा सेकंड फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं है और ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? तो देखिए अगर ये थर्ड फॉर्म होती दोस्तों तो इससे पहले आपको हैज़ हैव मिलता, कोई भी मतलब क्रिया मिलती है ना, हेल्पिंग वर्ब मिलती। अगर थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के नज़र नहीं आएगी आपको। याद रखना हमेशा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अब अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखती है तो थर्ड फॉर्म से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिलती है, बट वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब बिफोर इट। सो वी हैव टू फोकस द वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पे आप डिसाइड करना चाहें कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सॉरी ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म है। तो आप देखो कि अगर ये शी को देखकर लगा रहे हैं आप, तो शी को देखकर तो फिर आप देखो कि यहाँ पे क्विट्स होता, एस जुड़ा हुआ होता अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो, है ना, क्योंकि आप प्रेजेंट सिंपल में पढ़ते हैं ये चीज़ें कि सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब कैसे जोड़ते हैं, सिंगुलर तो एस और ये जुड़ता है। लेकिन ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्विट, ठीक है। तो उसने तुरंत जॉब छोड़ दिया, इन विच नीदर स्किल नॉर नॉलेज, ऐसा जॉब जिसमें ना ही तो स्किल, स्किल का मतलब होता है कुशलता, और ना ही नॉलेज मतलब ज्ञान,
रिक्वायर्ड था, ना तो ज्ञान की जरूरत थी ना स्किल की, ऐसा जो उसने छोड़ दिया। नीदर नोर वाला आपने देखा था, ये नोर नोट नहीं है भैया, नोर है, ये लिख लेना नोर। तो नीदर नोर में हमने क्या देखा था, नीदर नोर में, ईदर और में, नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या देखा था कि और नोर या बट ऑल्सो के बाद जो भी वर्ड है उसको देखकर हम लगाते थे। तो नोर के बाद क्या है, नॉलेज, तो नॉलेज को देखकर क्या लगाएंगे, वॉज, क्योंकि नॉलेज तो अनकाउंटेबल मानते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। तो ये 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ये टॉपिक पूरा पढ़ लिया है, आपने नहीं देखे पिछले पार्ट्स तो पिछले पार्ट्स देखें, कंप्लीट टॉपिक है आपका, इसमें से ही क्वेश्चन पूछने की सारी संभावनाएं आपके सामने आ गई हैं। सो थैंक यू वेरी मच, जल्द ही मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।